साथियों को नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें राजनीति में आना है तो हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। थोड़े मुफ्त की भाषा में बात करें तो हम आज समझने की कोशिश करेंगे कि संसद की सदस्यता लेने के लिए हमें क्या क्या एलिजिबिलिटी, क्या क्या अर्हता होनी चाहिए, क्या नार्हता होनी चाहिए। तो हम समय की न बर्बादी करते हुए साथियों अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो भारत का जो मेन पॉइंट है वो है, पहला जो पॉइंट हमें होना चाहिए जो है वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि जो हमारा संसद है, जो हमारा चुनाव आयोग है, वो मतलब उसके किसी व्यक्ति के द्वारा आपको यह शपथ लेनी पड़ेगी। क्या शपथ लेनी पड़ेगी? सच्ची, आस्था और निष्ठा रखूंगा। और हमें क्या बोलना पड़ेगा इसके बीच में, इसके अलावा और हमें बोलना पड़ेगा कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। क्या? संप्रभुता, अखंडता, संप्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। अक्षुण्ण रखूंगा। ठीक है। अब उसके बाद हमें वो होनी चाहिए जो राज्यसभा की। सबसे पहले हम बात करें राज्यसभा के लिए हमें मिनिमम एज चाहिए 30 ईयर। और यहीं पे हम अगर लोकसभा की बात करें तो इसकी जो एज चाहिए वो चाहिए 25 ईयर मिनिमम एज। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों साथियों उसके बाद में हमारी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए मतलब और जो एलिजिबिलिटी बताई गई है वो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। और क्या बताया गया? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। और जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए साथियों वो क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले 1900 जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कई बार आए, ये 1951 के तहत बताया गया है। क्या बताया गया है कि हमें हम जिस राज्य से या संघ क्षेत्र से हम इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां से हमें उस राज्य का सदस्य होना जरूरी है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वोटर लिस्ट में हमारे उस जगह से हमारा चुनाव जो हुआ है, जो हम जहाँ लड़ना चाहते हैं, जिस कंस्टिट्यूंसी से, जैसे विधानसभा से, तो उसमें हमारा नाम होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये दोनों के लिए हो गया, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। उसके बाद में क्या हुआ कि 2003 में ये राज्यसभा के ये जो निर्वाचन था, मतलब जो प्रक्रिया थी, ये 2003 में बाधित कर दी गई। मतलब कि ये हटा दिया गया संसद के द्वारा कि नहीं, ये छोड़ो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी राज्य या उसी क्षेत्र के हो तभी आप इलेक्शन लड़ पाओगे। ठीक है। तो उसके बाद में जो 2006 में हमारे न्यायालय ने इसको गलत ठहराया। न्यायालय सबसे ऊपर होता है, उसी की बात मान्य होगी हर जगह पर। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ऐसे हम जो आरक्षित सीट की बात करेंगे, जो आरक्षित सीट हमारी होती है उसमें भी सेम यही क्राइटेरिया लगेगा आरक्षित सीट में कि आपको यहाँ से मेंबर होना चाहिए राज्यसभा से और राज्य से और संघ क्षेत्र से, यानी केंद्र शासित प्रदेश से। ठीक। अब हम थोड़ी बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं नार्हता के बारे में। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि आपको किसी भी सरकारी पद, मतलब कि किसी भी सरकार के द्वारा लाभ मिल रहा हो उस पद पे नहीं होना चाहिए। सिर्फ किसे छोड़कर? मंत्री पद को छोड़कर, मंत्री हो उसको छोड़कर, और किसको छोड़कर दोस्तों? और जो होना चाहिए वो जो संसद द्वारा नियुक्त किया गया है उसको छोड़कर
आपको किसी भी जगह पर अगर आप होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें इलेक्शन में अगर उतरना है तो अपने जिसमें जहाँ तुम सरकारी जॉब में हो वहाँ से आपको रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन देने के बाद में आप इस इलेक्शन को लड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में अगर आप विकृत है दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा सिंपल इसका मीन्स ये है कि आप मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। आपको न्यायालय ने ये घोषणा कर दी है कि आप विकृत है। उसके बाद में साथियों जो हमारा तीसरा होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा होगा कि आप घोषित दिवालिया तो नहीं है। मतलब दिवालिया का मतलब ये क्या है, ये नहीं होना चाहिए घोषित दिवालिया। घोषित दिवालिया मतलब ये यहाँ पे ये होगा कि जो करप्ट लोग होते हैं वो अपना पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं या करप्शन में पकड़ जाते हैं, तो उनको मतलब कि एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपको इसमें इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। फिर चौथी जो बात करें हम दोस्तों, तो उसमें चौथी जो है वो है कि आपने किसी दूसरे विदेश की, मतलब किसी दूसरे अनेक देश की, अपने देश से अलग जाकर के विदेश की नागरिकता स्वदेशी खुद ही अर्जित की हो। ठीक है। उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है वह संसद के बनाए गए किसी विधि द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। मतलब कि संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो विधि बनाई गई है, उसके द्वारा वो अगर निर्धारित कर दिया जाता है तो उसको हम इलेक्शन में नहीं लड़ सकता है। उसके बाद में साथियों तो एक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हमने जो बात की थी उसके बारे में कुछ और छोटी छोटी इसमें बातें बोली गई हैं। वो बोला गया है कि आप चुनाव अपराध के समय आप भ्रष्ट तो नहीं घोषित कर दिए गए हो। चुनाव अपराध में आप पकड़े तो नहीं गए हो। और उसके बाद में जो है आपको दूसरा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपको 2 से अधिक वर्ष तक किसी मैटर में सजा ना हुई हो कोर्ट के द्वारा, मतलब आपको जेल ना हुई हो। और जो तीसरा है इसका वो है चुनावी जो आपने खर्चा किया है उसका ब्यौरा करने में असफल रहे हो। चुनावी जो आपने खर्चा किया था उसको ब्यौरा करने में हमारे चुनाव आयोग के सामने आप असफल रहे हो तो आप इसमें नहीं लड़ सकते। जो चौथा है वो है आप सरकारी ठेका काम या सेवा में आप क्या इसमें मतलब इंटरेस्ट रखते हो, रुचि रखते हो, तो इसको आपको ये बताया गया है कि ये लोग नहीं लड़ सकते। वह निगम में किसी लाभ के पद पर न हो या प्रबंधक के पद पर न हो जिसका 25% हिस्सा जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो। ठीक है। उसके बाद में छठवां जो पॉइंट की हम बात कर लेते हैं साथियों, वो है कि उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। क्या भ्रष्टाचार और निष्ठाहीन सेवाओं के कारण उसको सरकार से रहित न किया गया हो। उसके बाद में जो अगला है वो है उसको रिश्वतखोरी में नहीं पकड़ा गया हो। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, नीचे जगह नहीं बची है, रिश्वतखोरी में उसको नहीं पकड़ा गया हो। जो 8वां पॉइंट है वो होगा छुआछूत, दहेज, सती प्रथा जैसे इनमें कोई मतलब कि इनको आगे तो नहीं इन्वॉल्व किया गया है। मीन्स मतलब कि इनको उसको सती प्रथा, दहेज प्रथा या फिर जो छुआछूत के मामले में उसने प्रचार प्रसार तो नहीं कर रहा है, उनको बढ़ावा तो नहीं देते हैं। तो इनको जो है उनको हमारी जो संसद है या हमारा जो चुनाव आयोग है इनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं देता है। अब एक और छोटी सी थोड़ा सा इस टॉपिक में बात कर लेते हैं। इसके लिए हम संक्षिप्त में वीडियो लेकर के आएंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक हो जाता है और बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद है इसका दल बदल आधार पर निर्भरता। दल बदल का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो आप किसी दल में थे, इसके तीन चार पॉइंट ध्यान देने वाले हैं कि आप किसी दल में थे। दल में होने के बाद में
आपने क्या किया कि उस दल से आपने त्याग कर दिया, राजनीतिक दल से आप इलेक्शन लड़े और आप जीत गए। जीतने के बाद आपने उस जो अपने राजनीति तुम्हारे पद था, मतलब राजनीति जो दल था उसको तुमने इस्तीफा दे मतलब त्याग कर दिया उस पद का, उस राजनीतिक दल का, तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरा पहला ये है कि आपने राजनीतिक दल का त्याग कर दिया। दूसरा जो होगा वो होगा आपका कि जो हमारे संसद में जो वोट पड़ते हैं या फिर जो कोई कानून बनता है तो उसको वोट डालने होते हैं हमें, तो हमने पार्टी के कहने पर अगर हमने वोट नहीं किया या पार्टी से हमने अपोइंट वोट कर दिया तो उसके आधार पर हमारी जो है हम संसद का हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दूसरा क्या था, पार्टी के ना कहने पर वोट देना। सीधा आपने सुन तो लिया ही है, वो आप समझ जाएंगे, मुझे पता है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उतना तो आपको समझ ही जाना चाहिए। तो उसके बाद में जो तीसरा है वो है सिंपल सा, वो एक जो कोई कैंडिडेट होता है, जो निर्दलीय कैंडिडेट था वो उसने क्या किया कि इलेक्शन को जीतने के बाद उसने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। पार्टी को ज्वाइन करने के बाद में वह अपने जो है अपना मतलब इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ऐसे ही जो मनोनीत मेंबर होते हैं, हमने बात की थी पिछले लोकसभा की संरचना और राज्यसभा की संरचना के बारे में कि जो मनोनीत मेंबर आते हैं, जो 12 मेंबर और 2 मेंबर, तो वो मनोनीत मेंबर 6 महीने के बाद अगर अपना स्थान चेंज करके क्या करते हैं साथियों, चेंज करके इसको किसी 6 महीने बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनकी देखो इनको पार्टी से हटने या इनको ना करने से घाटा क्या होगा, सबसे बड़ा घाटा तो ये होगा कि इनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, मतलब इनको संसद से हटा दिया जाएगा, त्याग कर दिया जाएगा। इसको इसका बंटवारा कौन करेगा, मतलब कि इसने किया है या नहीं किया है, ये बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, ऐसे एकदम नहीं हटा दिया जाता है। तो मैं छोटे से शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो लोकसभा है उसमें इसका जो निपटारा कौन करता है, जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जैसे अभी ओम बिरला जी हैं, तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी फंसती है तो उसका निपटारा करेंगे ओम बिरला जी। ऐसे ही अगर राज्यसभा की हम बात करें तो उसमें सभापति करते हैं, न कि भारत के राष्ट्रपति। सब लोग ये समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति इनको ये करते हैं। तो एक छोटी सी बात तो ध्यान में देने वाली है, तो 1992 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जो सभापति या लोकसभा अध्यक्ष ने जो डिसीजन लिया है, मतलब किसी को ये बताया मतलब नेता की है, तो उसके खिलाफ जा करके उसकी मतलब न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मतलब उसको देखा जा सकता है, उसको चैलेंज दिया सकता है कि मतलब मैंने नहीं ऐसा किया था, वो न्यायालय में जा करके उसको चैलेंज दे सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्थानों का रिक्त हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर हम अपने आम भाषा में समझ लें तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि उपचुनाव क्यों होते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।